नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन के मसले उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। क्वाड लीडर्स समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अधिक समृद्ध, मुक्त और सुरक्षित विश्व के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया और भारत अमेरिका रक्षा और आर्थिक संपर्कों को और ज्यादा मजबूत और गहरा बनाने की बात जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बाइडेन से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक गठजोड़ सही मायने में भरोसे की एक साझेदारी है। ये मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अच्छाई की ताकत के तौर पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रक्षा और दूसरे मामलों में भारत और अमेरिका के साझा हितों और साझा मूल्यों ने विश्वास के बंधन को मजबूत किया है। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण रक्षा गठजोड़ को गहरा बनाने, दोनों देशों के फायदे के लिए आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्वास्थ्य गठजोड़, महामारी को लेकर तैयारी और महत्वपूर्ण उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी को विस्तार देने की बात कही है। तो समझेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं, जो साझेदारी है, वो किन किन क्षेत्रों में और कितनी मजबूत और किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के अपने हित क्या हैं और साझा जब हितों की बात करते हैं तो कहां पर किस तरीके से दोनों देश एक साथ खड़े नजर आते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी हैं, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ तीसरी खास मेहमान प्रोफेसर ओमू सलमा बावा हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मीरा शंकर मैम आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका को, अगर मैं पिछले 2 दशकों में ही रिश्तों को देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद वैसा लगता है कि एक फ्लो में और एक पॉजिटिव टेरिटरी में तेज़ी के साथ ये रिश्ते बढ़ रहे हैं। आप कैसे देखती हैं? और इस बैठक में जब प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही जो बाइडेन ने जो बातें कही हैं, अगर उनको परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में समझें तो। मैं इसको इस तौर से देखती हूँ कि यूएस ने एक अहम मैसेज दिया है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे कुछ शंका हो रही थी कि यूएस का जो ध्यान है वो पूरा यूरोप में आजकल केंद्रित है और इंडो पैसिफिक से उन्होंने अपनी नज़र हटा ली है। तो एक तरीके से यूएस एक आश्वासन दे रहा था कि हाँ, हम यूरोप में अभी ध्यान दे रहे हैं यूक्रेन की युद्ध की वजह से, पर इंडो पैसिफिक में भी हमारा ध्यान है और हम यहाँ इंगेज रहेंगे। तो एक तो ये अहम मुझे लगा कि मैसेज था। दूसरा, भारत के लिए ये ज़रूरी था क्योंकि यूएस के साथ यूक्रेन के मामले को लेके फासला बढ़ गया था दोनों देशों में, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण था वो फर्क था यूएस के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है कि अभी भी यूएस कोशिश या ये चाहता नहीं है कि भारत उसकी दृष्टिकोण से और मिल जाए यूक्रेन को लेके, पर अब वो समझ गए हैं कि जो भारत की नीति रही है इस मामले को लेके वो यूएस और पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं है, वो भारत की अपनी स्थिति की वजह से है और अपने हित की सुरक्षा करने के लिए है। तो ऐसा लगता है कि ये डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों देश ने तय किया है कि अपनी सामरिक साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और मजबूत करेंगे। और ये भी है कि जो यूएस ने इस टाइम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यहाँ पे शुरू किया, उसकी शुरुआत का अनाउंसमेंट किया जी। तो उसमें भारत ने भाग लेने के लिए तैयारी दिखाई है और फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। 13 देशों ने इसको ज्वाइन किया है। जी जी। ये ज़रूर है कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो फ्रेमवर्क है क्या शेप लेता है आगे चल के, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ना तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है
ना ये सुरक्षा का एग्रीमेंट है। ये 4 मुद्दों पर केंद्रित रहेगा और वो हैं फेयर ट्रेड, resilient supply chains or infrastructure, climate change technologies and और टैक्स और करप्शन। ये 4 मुद्दों पर लेके ये जो फ्रेमवर्क है केंद्रित रहेगा। इस पे अब बातचीत होगी, नेगोशिएशंस होंगे, क्या नतीजा निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। पर इसमें भी अमेरिका एक सिग्नल दे रहा था इंडो पैसिफिक को, क्योंकि ओबामा के समय में जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक नेगोशिएट किया था, वो यूएस उस समय उसको एक अहम हिस्सा मानती थी अपनी इन एशिया पैसिफिक नीति का। पर यूएस में जो प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट है वो काफी बढ़ गया और ट्रंप साहब ने इस समझौते से यूएस को निकाल लिया। अभी भी वहां राजनीतिक तौर से कोई ऐसा राजी नहीं है कि नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में यूएस भाग ले या उनके नेगोशिएशंस करे। बिल्कुल, तो एक बड़ा इशू रहा है पहले भी से। जी जी। और जो यूएस में सेंटिमेंट है प्रोटेक्शनिस्ट, उसको देखते हुए बाइडेन साहब ने एक नया प्रस्ताव आगे रखा है, ये दिखाने के लिए कि आर्थिक तौर से भी वो इंडो पैसिफिक में एंगेज्ड रहना चाहते हैं और अपना जो सहयोग है यहाँ के देशों के साथ वो बढ़ाना चाहते हैं। राइट मैम, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जैसे मैम आपने कहा, मीरा शेखर मैम, जो आपने कहा कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में चाहे ट्रेड की बात करें या फिर सामरिक नजरिए से, भले ही कुछ चीजें हैं या कुछ ऐसे मसले रहे हों जहां पर दोनों के हित कॉमन नहीं हो या फिर दोनों के विचार अलग रहे हों। हालिया ही मसला अगर मैं कहूं कि रूस और यूक्रेन के बीच में है, ऐसे में प्रोफेसर बाबा आपके नजरिए से अमेरिका और भारत के बीच जो साझेदारी है, और जब जो बाइडेन ये कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा करीबी एक साझेदारी के तौर पर वो भारत को देखते हैं, जोड़ीदार के तौर पर देखते हैं, तो हाल के तमाम अगर मसलों को देखें जहां पर दोनों देशों के जो इंटरेस्ट थे उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भले ही रहा हो, लेकिन कॉमन एजेंडे के साथ कैसे ये दोस्ती आगे परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये जो प्रश्न का मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर उनका बयान हम देखें, दोनों जो बयान अगर देखें तो उसमें कहा गया था कि ये जो एक पार्टनरशिप है ये ट्रस्ट पे अब निर्धारित है। यानी आगे जो है कितनी भी कठिनाइयां आई, दोनों राष्ट्रों के बीच में एक अहम ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो आगे एकजुट होकर साझेदारी के साथ चलना चाहेंगे। दोनों राष्ट्र के स्वाभाविक है राष्ट्रीय हित अलग अलग ही होंगे, जहाँ पे वो निर्धारित हैं, जहाँ पे वो हैं तो उनकी समस्याएं अलग होंगी, भौगोलिक रूप से अलग है। अमेरिका एक काफी बड़ा देश है, उसके जो राष्ट्रीय हित हैं वो उसकी कोई सीमाएं उन्होंने पूरे भूगोल को बताया है। भारत के राष्ट्रीय हित भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें, हाल ही में अगर जब से बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन जो है राष्ट्रपति बने हैं, और उसके बाद अभी ये जो पिछले 3 महीने में देखिए जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसको 3 महीने हो चुके हैं, उस संदर्भ में देखा जाए तो मैं कहूंगी कि ये जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है इसमें एक नया रफ्तार आया है, नई स्फूर्ति आई है और एक नई दिशा दी गई है इस द्विपक्षीय जो है रिलेशनशिप को। उसके अतिरिक्त अगर आप इसको एक ज्यादा बड़े संदर्भ में देखना चाहें तो हिंद प्रशांत महासागर के संदर्भ में देख सकते हैं। क्वाड का जो अभी जो सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है, उस संदर्भ में भी देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि भारत अब एक अहम हिस्सा और भूमिका निभाएगा और अमेरिकी विदेश नीति के लिए भारत की अहमियत और जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती नजर आ रही है। और जिन मुद्दों को अभी अम्बेसडर मीरा शंकर ने भी बताया, अगर उसको देखा जाए तो पिछले ही 1 महीने पहले ही हमारी 2+2 लेवल की टॉक्स हुई थी, जिसमें कि दोनों विदेश मंत्री के साथ जो है इकोनॉमिक फॉरेन और इनके वार्तालाप हुई थी। और अगर इन सबको अगर आप इस संदर्भ में देखें तो, और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट जो निकल के आए उस पर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पे डिसीजंस ली गई हैं। ना केवल एक हिंद प्रशांत महासागर में साझेदारी की बात की गई है,
लेकिन दोनों ही पक्षों ने ये कहा है कि किस तरीके से स्थिरता और समृद्धि यहाँ पे ला सकते हैं। इनोवेशन की बात हुई है। सबसे अहम बात जो निकल के आया था पिछले साल और महामारी के इस कोविड के संदर्भ में था कि सप्लाई चेन किस तरीके से टूट गया था, इसको किस तरीके से और मजबूत और लचीला बनाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज की बात हुई है। टेक्नोलॉजी, अगर आपने डिफेंस और सिक्योरिटी है, और काउंटर टेररिज्म और काउंटर नारकोटिक्स। तो मैं कहूँगी कि ऐसे लग रहा है कि एक हम नए दौर में आ गए हैं। चाहे कितनी भी जो है दृष्टिकोण में जो है ये हो सकता है कि हर एक मुद्दे पे स्वाभाविक नहीं है कि आपके द्विपक्षीय जो संबंध है इसमें हमेशा तालमेल होगा। लेकिन जो उम्मीद देता है हम लोगों को वो ये बात है कि समस्याएं आने पर भी जो है हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड हुआ है, और एक पॉजिटिव ग्रोथ है हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप। ओके अश्विनी सर, 2 पॉइंट जो हैं, अगर मैं कहूँ सामरिक नज़रिए से, और दूसरा जो स्पेस में इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में एक नई, मैं कहूँ कि साझेदारी नज़र आ रही है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। और जब दोनों देशों की बात ट्रस्ट को लेकर आ रही है कि ट्रस्ट के जरिए इस मैं कहूँ कि गठजोड़ के या फिर इस जो संबंध है वो एक नए लेवल पर पहुँच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो अगर आप देखें कि भारत और अमेरिका ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए, और जो पहला एग्रीमेंट था वो 2002 में किया था, GSOMIA, वो था जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। और उसके बाद अभी 2020 तक और 3 किए, जो कि लिमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, फिर कोमकासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और एंड वाला किया हमने बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये जो 4 एग्रीमेंट हैं ये एक गेम चेंजर हैं। ये दिखलाता है एक तो ट्रस्ट बहुत आ गया है दोनों देशों के बीच में, और जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है, आपकी जो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन थी, आज अमेरिका आपसे शेयर करने को तैयार है, क्योंकि ये 4 एग्रीमेंट हमने साइन कर लिए हैं। उसको ट्रस्ट है कि वो जो इन्फॉर्मेशन इंडिया को पास किएगा वो पास नहीं होंगी आगे। तो एक सच्चाई यह है कि आज भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़े आगे पहुंच गई है, और इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आज भारत के जो रिलेशन चीन के साथ। ये नहीं कि भारत के रिलेशनशिप जो आप बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, तो वहाँ पर तो हमारे साथ 4 देश हैं, जो कि भारत है, अमेरिका है, चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के अगेंस्ट हैं। मगर जो लड़ाई भारत ने लड़नी है लद्दाख में और अरुणाचल तक, तो वो तो हमने अकेली लड़नी है। तो उसमें हमें जो इंटेलिजेंस और जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और रियल टाइम इनपुट्स जो मिलते हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमें ये 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन करने से मिली है। और हमें अब लॉजिस्टिक एक्सचेंज से आप और हम जो अमेरिका के जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आज की तारीख में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो बहुत बड़ी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुआ है कि वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है अमेरिका स्पेशल मिलिट्री एड देने की, क्योंकि अमेरिका को पता है जब यूक्रेन की बात आती है कि भारत ने ये रुख क्यों अपनाया है। उसको पता है कि भारत के कुछ एक नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, वो और कुछ ना कुछ ये कहो कि एक प्रकार से जो भारत की मजबूरियां हैं, क्योंकि रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं आज से नहीं 1971 से फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। जो रूस था हमारे साथ खड़ा हुआ था 1971 की लड़ाई में। जब भी कश्मीर का इशू आया है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे साथ खड़ा हुआ है। उससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है 60 से 70% हम हथियार जो हैं आज रूस से खरीद रहे हैं। अब वो कम होता जा रहा है, मगर उसकी सच्चाई है कल को हमारी लड़ाई हो जाती है चीन के साथ, तो हमारे जो मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स हैं वो तो रूस से ही आने हैं। तो इसलिए हम कोई भी ऐसा कदम नहीं ले सकते जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बरखिलाफ हो। और ये मुझे लगता है भली बात ही समझ आया है अमेरिका को और जो बाइडेन को। और अब ये बातचीत हुई है कि किसी प्रकार से स्पेशल मिलिट्री एड दी जाए, और भारत को जो हथियार जो अमेरिका देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले भारत हथियार खरीदना चाहता था अमेरिका से, मगर उसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, जो लेटेस्ट वेपनरी थी वो नहीं देता था जो नेटो का। मगर अब जब से हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, अब वो तैयार है। अगर आप देखें कि जो हथियार अभी हमें मिले हैं वो भी स्टेट ऑफ आर्ट है, C-17 ग्लो मास्टर, C-13J हरकुलिस, उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर,
जो आपके 777 अल्ट्रालाइट हाउजर, और यही नहीं उसकी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, भारत में महिंद्रा बना रहा है। तो मुझे लगता है कि अब एक बदलाव आ गया, और मुझे लगता है एक बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है कि आज यूएस को भारत की ज्यादा जरूरत है कि भारत को यूएस की बराबर। क्योंकि अगर आप देखें, यही नहीं कि इंडो पैसिफिक में अगर हम चाहिए इसको 4 देश मिलके, क्योंकि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा। यही नहीं, मगर अगर उसको पता है साउथ एशिया में अगर किसी चीन को काउंटर कर सकता है वो भारत है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देश जो कि एक दुश्मन बन के निकला है, जो एडवर्सरी है भारत का भी, यूएस का भी और आपका क्वाड का, वो चीन है। और उसको अगर काउंटर करना है तो भारत का बड़ा अहम रोल है, चाहे वो क्वाड में हो या इंडो पैसिफिक में। वैसे देखो 4 प्रिंसिपल हैं इसके क्वाड के, ये कहते हैं फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। उसके बाद 3 जो स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर नेशन। इसका मतलब सच्चाई यह है कि यहां पर ये चारों देश मिलकर काम करेंगे तभी कहीं ना कहीं आप प्रेशर डाल सकते हो चीन पे। और तभी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक उससे ही चीन दबदबेगा। जब तक मालाबार एक्साइज हुई है, टीथ को शार्पन करना पड़ेगा। मिलिटराइजेशन की तरफ भी मेरे को लगता है धीरे धीरे क्वाड जाएगा। तो आज की तारीख में भारत और अमेरिका को जो समझ आई है एक दूसरे की प्लस माइनस पॉइंट, वो एक काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है जो बाइडेन और मोदी की जो केमिस्ट्री है वो अभी देखने लायक है। उनको समझ आया है कि जो भारत कर रहा है वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। कुछ मजबूरियां हैं, अगर आगे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाना है अमेरिका, क्योंकि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है, किसी से अलायंस नहीं चाहता। जो आपने पॉइंट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिवास सर। और मीरा शंकर मैम, जो हम लोग दौर देखते हैं, और जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया उसके बाद जो सबसे बुरा दौर था रिश्तों को लेकर अमेरिका के साथ, वो शायद वो उस वक्त का दौर था। लेकिन उसके बाद से जो एक बदलाव दिख रहा है, जो कि शिवास सर ने थोड़ा सा इशारा किया कि ज़रूरत के नज़रिए से इस वक्त अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद साझेदार भारत से बेहतर नज़र नहीं आता है। और इसीलिए अब अमेरिका जानता है या समझता है कि भारत की अपनी ज़रूरतें क्या हैं, और जो इंटरेस्ट हैं, कॉमन साझा इंटरेस्ट, उन पर हमें ही आगे बढ़ना होगा। जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि किस देश को ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि ये एक गलत तुलना होती है। क्योंकि अगर आप देखें, भारत के लिए भी यूएस उतना ही अहम है। सबसे बड़ा मार्केट है हमारे गुड्स के लिए, आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए। 70% से भी ज्यादा जो हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस को जाते हैं। ये पूरा सेक्टर ही उभर के यूएस के साथ लिंकेज करके ही आया है। सुरक्षा के तौर पे अहम है। और अगर आप देखें, भारत की सबसे बड़ी चुनौती चीन से है। चीन से जो एसिमेट्री है भारत की, आर्थिक तौर पे और सुरक्षा के तौर पे, वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो इस वजह से इस समय भारत को भी एक ज़रूरत है एक एक्सटर्नल बैलेंसर की एशिया में, जो चीन को बैलेंस कर सके और उसके डोमिनेंस के खिलाफ दबाव डाल सके। तो ये भी भारत के लिए ज़रूरी है, और यूएस के लिए भी ज़रूरी है कि भारत इसमें एक अहम हिस्सा हो। तो दोनों देशों के हित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलते जुलते हैं। मोदी जी ने कहा कि मूल्य भी हमारे मिलते जुलते हैं, और एक ये जो रिश्ता है ये ट्रस्ट का रिश्ता है, और इसी को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। इस मीटिंग के दौरान एक इन्वेस्टमेंट को भी लेके समझौता साइन हुआ है, जिससे लगता है कि यूएस और इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा भारत में। क्योंकि जो यूएस एफडीआई है, एफआईआई नहीं, एफडीआई जो है भारत में, वो उस हद तक नहीं है जितना हो सकता है। तो पोटेंशियल काफ़ी है उसको बढ़ाने की। और ख़ास तौर से जब आप रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात कर रहे हैं कि डी रिस्क कैसे करें कि एक देश पे सारे सप्लाई चेन्स निर्भर नहीं हो, तो इसमें एक मौका भी है भारत के लिए कि यहाँ भी लोग लाके मैन्युफैक्चरिंग लगाएं, जैसे अब एप्पल कर रहा है या फॉक्सकॉन कर रहा है। तो इसको हम बढ़ाएं, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो वियतनाम में जाके उन्होंने लगाया है। तो हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी तरफ और इन्वेस्टमेंट एफडीआई को
आकर्षित करें और ये दिखाएं कि भारत भी एक मौका है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग दोनों हो सकती हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर काफ़ी आगे है और आजकल मैन्युफैक्चरिंग में सॉफ्टवेयर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसको लेके मेरे ख्याल से एक मौका है भारत के लिए, जो हमें पूरी तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी या रियलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके मैम। सुरक्षा के तौर पे क्वाड तो एक सुरक्षा समझौता नहीं है अभी, क्योंकि जो मुद्दे हैं जिन पे वो फोकस करता है वो स्वास्थ्य पे है, वो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे है, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इन चीज़ों पे, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज पे है, इन चीज़ों पे क्वाड फोकस अपना रख रहा है। अब मुझे लगता है जब क्वाड कोई ठोस प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएगा और दिखाएगा कि हमने ये किया है या कर रहे हैं, तो उसका जो वेट है वो और बढ़ेगा। क्योंकि अभी एक जो क्रिटिसिज्म आता है कि टॉक शॉप है, मतलब कोई ठोस चीज करके नहीं दिखाई है, पर अभी एक बहुत कम साल भी हुए हैं क्वाड को, और मुझे लगता है आगे जाके ये एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी। ओके प्रोफेसर बाबा, अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच हम पिछले 1.5 से 2 दशक में रिश्तों को देखें और जो नए ट्रस्ट के साथ अब एक नए लेवल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो कंसर्न या एरियाज देखते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो एक बदलाव या फिर मैं कहूँ कि साझेदारी बढ़ती हुई नजर आने वाली है दोनों देशों के बीच में? देखिए, अगर हम 20 साल का समय देखें तो बहुत लंबा समय है और पिछले 3 महीनों में ज्यादा उछाल आया है। तो कोई भी जो साझेदारी होती है वो उसको इस आंकड़े पे उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि बदलते परिप्रेक्ष्य में उस साझेदारी में किस स्फूर्ति के साथ दोनों तरफ के बीच में एक कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया किस तरीके से बिठाया जाता है और वो उस चीज को बदलते परिप्रेक्ष्य में आगे अपने रिश्तों को कैसे लेके जा सकते हैं। अगर हम ये युद्ध का परिप्रेक्ष्य देखें, उस संदर्भ में देखें, तो जैसे अभी भी बातचीत में की गई थी कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूक्रेन के युद्ध को लेके वो बहुत अलग है और भारत ने जितने भी बार संयुक्त राष्ट्र महासंघ में और सुरक्षा परिषद में जब वहाँ पे वोट हुआ था, एक पर्टिकुलर स्टैंड कायम किया था और कहा था कि हम इस स्टैंड पे बने रहेंगे और ये स्टैंड हमारे राष्ट्रीय हित को दर्शाता है। और भारत ने अपने बयान में आगे ये बताया कि हम ये क्यों इस दृष्टिकोण को अपनाया है। अमेरिका को शायद पहले अवसर पे ये पसंद ना आया हो, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस चीज को माना है। और अगर ये 3 महीने के फासले को अगर हम देखें तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर मैं पावर इक्वेशन की बात करूं, यानी जिसे हम कहते हैं एक शक्ति समीकरण है, इसमें एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। खास तौर पे हिंद प्रशांत सागर में ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि चीन की भूमिका जो है निरंतर बढ़ती जा रही है और चीन इसको एक तरीके से हिंद प्रशांत महासागर को सिक्योरिटाइजेशन और वेपनाइजेशन की ओर बढ़ाता जा रहा है। और जो भी क्षेत्र आप देखें, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, चीन अपनी यहाँ पे छवि और अपने प्रेजेंस से जो है प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे समीकरण में परिवर्तन लाए। तो उस पूरे संदर्भ में अगर ये देखें तो जैसे एम्बेसडर मीरा शंकर ने भी कहा कि युद्ध से एक समय ये प्रतीत हुआ कि शायद अमेरिका का जो अटेंशन है वो यूरोप की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी ये जो हाल ही में जो क्वाड की शिखर सम्मेलन समाप्त हुई और उस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो बहुत ही स्पष्ट है कि ये चारों जो राष्ट्र हैं इन्होंने मिलके जो है लोकतंत्र है, सबसे अहम बात है। लोकतंत्र का होना ये भी दर्शाता है कि हम अलग अलग तरीके से अपने निर्णय पे पहुंचते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो साझेदारी है वो इस संदर्भ में आगे बढ़ रही है कि हमारे हित अलग है, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे मिलकर
एक सामूहिक हित के तरफ जो है कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो उस संदर्भ में मैं कहूंगी कि अमेरिका के साथ खास तौर पे पिछले एक दशक में ये जो परिवर्तन आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे जनरल साहब ने भी अभी बताया, जो सुरक्षा के क्षेत्र में जो हम हथियार खरीद रहे हैं वो भी दर्शाता है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में जो विश्वास का जो एक संबंध है उसमें एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका आया है। बिल्कुल प्रोफेसर, वक्त कम है, मैं छोटा सा कमेंट, मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में, छोटा सा कमेंट अश्विनी सर के साथ मैं लेना चाहूँगा सर, क्योंकि वक्त कम है। जिस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है, इंटरनेशनल सिनेरियो, चाहे वो सामरिक की बात करें या फिर जो भी आप डिफेंस के नज़रिए से देखें, ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन जो चुनौती है वो क्या नज़र आती है दोनों देशों के बीच में? देखो, चुनौती तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर इंडो पैसिफिक में देखें तो आप इकट्ठे खड़े हैं, मगर अगर आप देखें साउथ एशिया में अगर आपने चीन के साथ आपके एडवर्सरी है तो आपको अकेला लड़ना है, ये आपको समझ आना चाहिए। इसका मतलब आपको मदद मिल सकती है, ये 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसकी मदद से आपको इंटेलिजेंस मिलेगा, आपको सर्वेलेंस मिलेगा, आपको क्लासिफाइड डाटा मिलेगा, मगर बूट्स ऑन ग्राउंड तो आपके अपने होंगे ना, और वो क्षमता और काबिलियत है भारत के अंदर लड़ने की। तो मेरा मतलब ये है कि भारत बड़ा सोच समझ के चल रहा है। भारत पूरे के पूरे दे आर नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये समझने की कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रिलेशन की बात करते हैं भारत और अमेरिका के, तो हमें कहीं ना कहीं रूस का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे 50 से 60% हथियार अभी भी रूस से हैं, कल को हमारी लड़ाई हो जाती है चीन से, जिसका कुछ कह नहीं सकते। जिस प्रकार से आज भी चीन 3 डिवीजन लेके बैठा हुआ है ईस्ट लद्दाख में, तो हमारे को स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस वो रूस से मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के चलना है। तो हम जो कह रहे हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेंगे, हम किसी का अलायंस नहीं बनेंगे। हमको एक प्रकार ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से ये रिश्तों को ऐसे बनाया जाए कि एक तरफ भारत और रूस के रिश्ते, एक तरफ भारत के अमेरिका के रिश्ते, जो कि आपस में दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, भारत के लिए रूस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, वैलिड पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।